हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पी ब्लॉक। हमारा जो 6th चैप्टर है जनरल एक्सट्रैक्शन वाला चैप्टर, बेटा वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फॉर अ कंपटीशन पर्पस के लिए हम उसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे और उसको भी हम आपको करा देंगे, ठीक है। और जो ये पी ब्लॉक चैप्टर बेटा थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और थोड़ा सा टीडीएस भी, थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस आपको मिलेंगी इस चैप्टर में, ठीक है। तो आपको सारी की सारी रिएक्शन ध्यान से पढ़नी है, रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है चैप्टर, डेली और वीकेंड पे हमेशा रिवाइज करना है बेटा इसको, क्लियर है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक जो स्टार्ट करेंगे बेटा, हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन फैमिली से, क्लियर। क्योंकि नाइट्रोजन से पहले जो दो फैमिली थी, बोरोन एंड कार्बन फैमिली, वी हैव स्टडीड दोज टू फैमिलीज इन क्लास 11 बेटा, क्लियर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक चैप्टर। देखो बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें हम लोग, तो हमारे पास इस साल 4 ग्रुप पढ़ने पड़ेंगे बेटा हमें। 4 ग्रुप कौन से हैं? ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। ये हमें 4 ग्रुप इस साल कवर करने हैं बेटा, क्लियर है। अब 4 ग्रुप का देखो मतलब क्या है, मैं सबके एलिमेंट्स लाता हूं आपको। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। एंड ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ग्रुप 17 का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन एंड इसका बेटा एक होता है हीलियम, देन नियॉन, देन आर्गन, देन क्रिप्टॉन, देन जेनॉन एंड देन रेडॉन। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमें डिस्कस करने हैं बेटा। लेकिन एक बात याद रखना कि ये सारे एलिमेंट हमें नहीं पढ़ने, ज्यादातर जो डिस्कशन होगी हमारी इस ग्रुप में बेटा, वो यहां तक पहले 2 एलिमेंट डिस्कस करेंगे। उन पहले 2 एलिमेंट्स के बहुत सारे कंपाउंड्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज और उन कंपाउंड्स की फर्दर प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो आपको जो एम्फेसिस देना है वो पहले 2 एलिमेंट पे देना है हर एक ग्रुप के बेटा। और जो ग्रुप 18 है उसमें हमारे पास जेनॉन के कंपाउंड है बेटा, क्लियर है। जेनॉन के कंपाउंड हमने फॉर्मेशन कर ली है, प्रिपेयर हो चुके हैं, इसलिए हम सिर्फ जेनॉन के कंपाउंड पढ़ेंगे। इसके अलावा क्रिप्टॉन के कंपाउंड हम बन तो चुके हैं बेटा, बट दीज कंपाउंड्स आर नॉट इन द सिलेबस। वो कंपाउंड सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी एलिमेंट पे भी हम ध्यान देंगे, लेकिन बाकी एलिमेंट को इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे पी ब्लॉक के अंदर। अब देखो बेटा, ये सारे के सारे एलिमेंट इतने सारे हो गए हैं कि 5, 10, 15, 20 और एक 21 एलिमेंट है। और आउट ऑफ 21 एलिमेंट्स 6 एंड 7 एलिमेंट की तो डिटेल स्टडी है बेटा। तो ये चैप्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है विद रिस्पेक्ट टू दिस, क्लियर है। अब जो मैं आपको बताने लगा हूं, बात ध्यान सुनना। अगर हमने 15 ग्रुप खत्म कर लिया बेटा, अगर हमने इस केस में 15 ग्रुप खत्म कर लिया, तो सोच लेना कि आधा चैप्टर खत्म हो गया बेटा। पूरा 15 ग्रुप खत्म कर लिया तो आधा चैप्टर खत्म हो गया। अगर 16 ग्रुप खत्म कर लिया तो इसका मतलब 70 और 75% चैप्टर खत्म है बेटा, क्लियर। लास्ट के 2 ग्रुप पढ़ने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और जो भी ट्रेंड में सेट करूंगा, जो भी आपको पढ़ाऊंगा ग्रुप में, वो हर एक ग्रुप में रिपीटिशन चलेगा बेटा। मतलब अगर मुझे फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ानी है तो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे, वो हर एक ग्रुप में सेम रहेंगी। अगर मुझे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ानी है तो केमिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड रहेगा बेटा, जो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए, वो भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो हर एक केस में आपको हर चीज क्या रहेगी, यहाँ पे सिमिलर रहेगी। अगर आप उस तरीके से याद रखोगे तो डेफिनेटली ये चैप्टर आपको इजी लगेगा। लेकिन अब देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटा ये पी ब्लॉक, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजों का लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। और इलॉजिकली चीजें चलती रहती हैं, कुछ रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि वो रिएक्शंस हैं, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है,
वो आपको एज इट इज याद रखने पड़ेंगे। फिर भी आई विल ट्राई टू मेक यू सिंपलर थिंग्स बेटा, ताकि चीजें इजी हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए, कोशिश करूंगा पूरी मैं आपको पढ़ाने की। क्लियर? अब देखो इसी केस के साथ बेटा हम क्या करते हैं, अपना जो 15 ग्रुप है उसको स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप 15 बेटा। ये देखो बेटा हमारे पास, चलो मैं दोबारा से लिख देता हूं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को। देखो बेटा, नाउ वी टॉक अबाउट ग्रुप 15। ग्रुप 15, इस ग्रुप 15 के आप इन्हें दो नाम से पुकार सकते हो बेटा। एक इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, एंड दूसरा इसको बोलते हैं निकोजेंस। निकोजेंस ये ग्रीक वर्ड है बेटा, जिसका मतलब होता है सफोकेटिंग, सफोकेशन, सफोकेशन। क्लियर है? निकोजेंस बोलते हैं क्योंकि जो एलिमेंट होंगे इस ग्रुप के, अगर जैसे नाइट्रोजन है बेटा, अगर नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा हो जाए तो हमें सफोकेशन होना शुरू हो जाती है बेटा। क्लियर है केस? तो इसलिए ज्यादातर एलिमेंट जो होते हैं इस ग्रुप के वो सफोकेशन करते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल इट देम निकोजेंस और सफोकेटिंग एलिमेंट्स। डन? तो अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि निकोजेंस क्यों बोलते हैं और विच ग्रुप इज नोन एज निकोजेंस, किस ग्रुप को हम निकोजेंस के नाम से जानते हैं बेटा। क्लियर है? तो देखो ये केस आ गया और इसका मतलब ये आ गया बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं एलिमेंट्स की बेटा। अगर हम बात करें इसके एलिमेंट्स की तो आपको पता है कि वी हैव नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये एलिमेंट है इस ग्रुप के बेटा। अब सबसे पहले जो इन एलिमेंट्स की बात की जाएगी बेटा, दैट इज अकरेंस, कि ये एलिमेंट कहां अकर करते हैं। अकरेंस क्या है इन एलिमेंट्स की बेटा? क्लियर है? तो चलो अकरेंस को डिस्कस करते हैं, मतलब किस फॉर्म में ये नेचर के अंदर मिलते हैं, किस फॉर्म में ये नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। क्या ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं या ये एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर किस फॉर्म मिलते हैं, और कहीं भी मिलते हैं बेटा। क्लियर है? तो सारी चीजें चेक करने की कोशिश करेंगे जितनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। अब देखो अकरेंस की बात की जाए बेटा यहां पे, तो अकरेंस में सबसे पहले नाइट्रोजन का केस डिस्कस करते हैं। तो आपको पता ही है कि नाइट्रोजन जो है N2 78% बाय वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। देखो सबसे अच्छा सोर्स है 78% बाय वॉल्यूम, वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन बेटा। तो ये एक सोर्स है उसका नाइट्रोजन। मतलब अगर आप नाइट्रोजन को प्यूरिफाई कर लो, अगर आप नाइट्रोजन की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप एटमॉस्फेयर से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, जस्ट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके बेटा। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे वो चीजें लेटर ऑन। तो पहला केस क्या है, नाइट्रोजन का सोर्स क्या है, पहला एटमॉस्फेयर, जिसमें 78% नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम प्रेजेंट होती है बेटा। अब देखो इसके अलावा दूसरा सोर्स क्या है, ये हमें मिलता है अर्थ क्रस्ट के अंदर NaNO3 की फॉर्म में, सोडियम नाइट्रेट। एंड सोडियम नाइट्रेट इज नोन एज चाइल्ड सॉल्ट पेट्रेट, इसको बोलते हैं चाइल्ड सॉल्ट पेट्रेट। क्लियर है? ये आ गया बेटा केस। इसी तरीके से एक और होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। जो पोटेशियम नाइट्रेट है बेटा हमें, उसको हम बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पेट्रेट, इंडियन सॉल्ट पेट्रेट। तो ये इनके नाम है बेटा। तो ये इस फॉर्म में, नाइट्रेट फॉर्म में अर्थ क्रस्ट के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। नाइट्रेट फॉर्म के अंदर ये क्या करेंगे बेटा, अर्थ क्रस्ट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। अब देखो इसके अलावा थर्ड केस बेटा, इसका जो एग्जिस्टेंस है इनकी, जो मेन होता है कि ये एनिमल और प्लांट्स के अंदर भी मिलते हैं बेटा। दे आर फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट, हमारे अंदर और प्लांट्स के अंदर भी मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो होती है, आपको पता है प्रोटीन में नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन के अंदर ये नाइट्रोजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर भी पाया जाता है।
तो आप कह सकते हो कि नाइट्रोजन के जो अक्रेंस है बेटा वो बहुत जगह है। हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो पता ही है 78% बाय वॉल्यूम है ही है। उसके अलावा बेटा हम सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट अर्थ क्रस्ट के अंदर की बात कर रहे हैं, इज आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट बेटा। क्लियर है? अर्थ क्रस्ट मतलब कि ये धरती के अंदर मिलते हैं इस फॉर्म में बेटा। एंड अगर हम अपने अंदर की बात करें तो हमारे अंदर ये प्रोटीन की फॉर्म में मिलता है नाइट्रोजन, एनिमल और प्लांट दोनों में। जहां भी प्रोटीन होगी वहां नाइट्रोजन होगा ही होगा बेटा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है आपको, किस तरीके से नाइट्रोजन अकर करता है और किस किस फॉर्म में अकर करता है, ये मेन चीजें है बेटा कुछ। ठीक है, अब देखो दूसरी बात करते हैं हम फास्फोरस की बेटा। नाउ विल डिस्कस अबाउट फास्फोरस। इफ यू टॉक अबाउट फास्फोरस, तो फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है बेटा जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ाने के बहुत काम आता है। याद रखना, ऐसा एलिमेंट है जो एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ाने के बहुत काम आता है। अगर आज के दिन में भी आप, जैसे कोरोना कोविड केस चल रहा है, अगर आप फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स खा रहे हो तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम रहता है बेटा वो अच्छा रहता है। जैसे फास्फोरस एग आप ले रहे हो बेटा, गार्लिक ले रहे हो आप, इनमें फास्फोरस प्रेजेंट है, तो आप कोविड के केस के अंदर भी इनको भी चीजों को भी खा सकते हो बेटा, जिससे आपकी इम्यूनिटी क्या रहे, सही रहे। गुड़ खा सकते हो, गुड़ के अंदर फास्फोरस बहुत होता है बेटा। क्लियर है? तो क्या होता है कि फास्फोरस ऐसा एलिमेंट है जो बहुत जगह पे अकर करता है, लेकिन हम कहते हैं कि एनिमल और बॉडी के अंदर तो मिलेगा ही, लेकिन जब बॉडी के अंदर मिलता है फास्फोरस बेटा तो ये फॉस्फेट फॉर्म में मिलता है। फॉस्फेट किस फॉर्म में मिलेगा बेटा? फॉस्फेट फॉर्म में। क्लियर है? बॉडी के अंदर जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, आपको पता है कैल्शियम फॉस्फेट हमारी बॉडी के अंदर Ca3 दिस कैल्शियम फॉस्फेट बेटा। आपको पता है कैल्शियम फॉस्फेट जो सारा कंपाउंड है हमारी बॉडी के अंदर, कल्ला कैल्शियम ही 3.5 kg होता है बेटा। तो जो बोन्स है हमारी वो 80% कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनी हुई है। जितनी भी हमारे अंदर बोन्स बनी है बेटा, टीथ्स हैं, बोन्स हैं, ये सारे क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है? तो ये और हो गया इसका, फास्फोरस का और क्या हो गया, फॉस्फेट और बेटा। तो ये फॉस्फेट और की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब देखो इसके साथ साथ ही बेटा ये एपेटाइट फॉर्म में बड़ा एग्जिस्ट करता है। एपेटाइट, अब एपेटाइट क्या बोलोगे आप, क्लोरो एपेटाइट, फ्लोरो एपेटाइट, इस तरह की फॉर्म में ये बहुत एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा? तो अब क्या होते हैं, देखो सपोज करो somebody says कि क्लोरो एपेटाइट क्या होता है। क्लोरो एपेटाइट, ठीक है बेटा, तो हम इसको बोलते हैं 3 कैल्शियम फॉस्फेट PO4 twice dot CaCl2, दिस इज क्लोरो एपेटाइट। ठीक है बेटा? अब देखो चेंजेस कहीं नहीं करने आपको। अगर यहां पे बोल दे कोई फ्लोरो एपेटाइट है हमारे पास, इफ टॉक अबाउट फ्लोरो एपेटाइट, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, Ca3PO4 twice dot CaF2, इसको बोलते हैं फ्लोरो एपेटाइट बेटा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्लोरो एपेटाइट, फ्लोरो एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये होता है 3 CaPO4 ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये केस आपको थोड़ा ध्यान में रखने हैं बेटा। कैसे कि आपको ये ध्यान रखना है इन केस के अंदर कि पहले कैल्शियम फॉस्फेट तो हर एक केस में होगा ही होगा, देखो इट्स कॉमन, बस जो नाम दे रखा है उसका कैल्शियम के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहां पे दे रखा है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है ये आपके टीथ के अंदर बहुत मिलता है बेटा। रीमिनराइजेशन और डीमिनराइजेशन के केस में आपने लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, जहां पे हम बोलते हैं अगर आप शुगर खाते हो बेटा, अगर आप चीनी खाते हैं, छोटा बच्चा चीनी खाता है उसके दांत खराब हो जाते हैं, तो उसमें ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। जब कोई शुगर खाता है बेटा तो क्या होता है, उसे वाटर निकलता है और जो वाटर से वाटर और H पॉजिटिव आयन निकलते हैं, और जब शुगर खाते हैं तो वाटर बना के अलग निकाल देता है। आप जब भी शुगर खाते हो आपके मुंह के अंदर पानी आना शुरू, पानी बनना शुरू होता है बेटा। क्लियर? पानी बनना मतलब आपके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है। डन? तो वो क्या होता है कि ये पूरा फॉर्मूला टूट जाता है और इसकी रीमिनराइजेशन नहीं हो सकती। फिर डीमिनराइजेशन तो होती है, टूट जाता है ये, लेकिन दोबारा से कंबाइन करके ये रीमिनराइजेशन नहीं करता, इसलिए दांत क्या होते हैं बेटा, खराब हो जाते हैं वहां पे।
तो ये भी याद रखना है आपको कि ये सारे के सारे क्या है बेटा, फास्फोरस के और हैं, ये फास्फोरस के और है। इसके अलावा जो फास्फोरस है इट इज प्रेजेंट इन एग्स, गार्लिक एक्सेट्रा। हमारी बॉडी के अंदर तो है ही है बेटा, ठीक है। बॉडी के अंदर जब आप देखो कि हमारे सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है बेटा, तो जो एनर्जी मिलती है बॉडी के अंदर वो किसकी वजह से मिलती है, एटीपी मॉलिक्यूल एंड एडीपी मॉलिक्यूल। दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एटीपी एंड एडीपी। एटीपी मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, वी कॉल देम एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी है बेटा, एंड दूसरा होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। क्लियर है, इसको बोलते हैं एडीपी, ये एडीपी है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एटीपी एंड एडीपी, दे प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, दे प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल्स। सेल्स को एनर्जी देते हैं ये एटीपी और एडीपी। और उसमें क्या होता है, फास्फोरस होता है। न्यूक्लिक एसिड आपने देखा होगा बेटा, तो वहां पे भी आपको ये फास्फोरस मिल जाता है। न्यूक्लिक एसिड आपने पढ़ाऊंगा आपको बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, वहां पे आपको दिखेगा कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी आपका जो फास्फोरस होता है वो मिल जाता है। डीएनए आरएनए का केस जो आता है बेटा, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखो, तो ये सारे के सारे ये नाइट्रोजन और फास्फोरस की अकरेंस है बेटा, और इतनी अकरेंस आपको पता होनी चाहिए। डन। अब देखो इसके अलावा जो बाकी के 3 एलिमेंट बचे हैं उनकी अकरेंस जो है बेटा वो बहुत कम है, और मैंने पहले ही क्लियर किया था कि हम 2 एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी को हम इतना डिटेल में नहीं स्टडी करेंगे। डन। अब देखो जो बाकी 3 एलिमेंट है बेटा, इसमें आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, जो शो किया बेटा कौन कौन से हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। These 3 elements are generally exist in, बस ये याद रख लो, सल्फाइड फॉर्म, ऑक्साइड फॉर्म एक्सेट्रा। सल्फाइड एंड ऑक्साइड फॉर्म में ज्यादा मिलते हैं, बिस्मथ सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, एंटीमनी ऑक्साइड, बिस्मथ ऑक्साइड, इस तरीके से ये नेचर के अंदर हमें मिलेंगे बेटा। क्लियर है केस। तो ये केस आपको याद रखने हैं, एंड दिस इज द अकरेंस ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। और जो मेन अकरेंस थी वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से मिलती है और कहां कहां मिलती है बेटा, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्रुप। इसको नोट करो बेटा पहले, फिर हम शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो बेटा, नाउ सी बेटा, नाउ टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की अब क्या करेंगे, बात करेंगे बेटा। क्लियर है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम, मैं लिख लेता हूं पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेटा एक दो आपको विदाउट फिजिकल प्रॉपर्टी चीज भी करा दूंगा। क्लियर है। अब देखो सबसे पहली बात जो करते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जो हम डिस्कस करेंगे यहां पे, दैट इज ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम तो क्या होगा, नाइट्रोजन
फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये है। अब इसके अलावा बेटा एक और एलिमेंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे यूयूपी, ये भी डिस्कवर हो गया है, अनपेंटियम, यूयूपी बेटा, क्लियर है। अब मैं इनके एटॉमिक नंबर भी लिख देता हूं साथ में ताकि आपको याद रहे। नाइट्रोजन कितना होता है बेटा 7, फॉस्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33 बेटा। 15 में यहां पे देखो हमने 8 प्लस किया और यहां पे हमने 18 प्लस किया, तो 8 5 13 33। यहां पे फिर हम 18 प्लस करेंगे एंड 33 151, कितना हो जाएगा 8 और 3 11, एक कैरी 4 5 51। हियर वी विल ऐड 32, 51 प्लस 32 83 एंड प्लस 32 बेटा और ऐड करेंगे हम तो विल गेट 115, इसको हम बोलते हैं अनपेंटियम। तो ये इन सब के एटॉमिक नंबर है बेटा, जितने मैंने शो किए हैं ये वाले, ये जहां प्लस लगाया उतने हम इलेक्ट्रॉन प्लस कर रहे हैं और जहां पे मैंने प्लस नहीं लगाया बेटा वो एटॉमिक नंबर है। तो ये बेसिकली Z एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं लिख देता हूं बेटा ऊपर, दीज आर एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, ये वाले केस, ये सारे के सारे केस क्या है बेटा एटॉमिक नंबर शो कर रहे हैं रेस्पेक्टिव एलिमेंट की। डन। अब देखो एटॉमिक नंबर याद रखना बहुत मुश्किल काम नहीं है बेटा, आपको बस ट्रेंड सेट करना है 8 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 32 प्लस 32 एंड यू विल इजिली राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ दीज ऑल दीज एलिमेंट्स एंड आप वैसे भी याद रख सकते हो एटॉमिक नंबर, क्लियर है। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। इफ यू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट, तो नाइट्रोजन की बात करें बेटा हम लोग तो 1s2 2s2 2p3, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p3 बेटा। अब फॉस्फोरस की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 सॉरी 3p3 बेटा। तो देखो 2 4 6 10 12 और 3 15। नेक्स्ट आर्सेनिक की बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड दिस इज 4p3, ये आर्सेनिक की, क्लियर है। काउंट कर सकते हो 10 18 20 30 33, देन 51 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 4p6, ठीक है बेटा 5s2 4d10 5p3। चेक करते हैं इसको कि ये हुआ कि नहीं हुआ। 10 20 30 38 48 और 3 51 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बिस्मथ की, इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4d10 5p6 6s2 6s2 के बाद 5d10, then we have 4f14 लिख दो बेटा। 4f14 के बाद दिस इज 6p3
3। क्लियर है? तो मतलब 2 4 6 10 20 30 38 48 और 6 54 और 2 54 और 2 56 56 और 10 66 66 और 14 80 प्लस 3 83 बेटा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप शो कर सकते हो। आप चाहो तो इसकी भी लिख सकते हो बेटा। ये क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 5d10 4f14 6p6 7s2 फिर आएगा आपका 6d10 5f14 6d10 5f14 7p3। इसको चेक कर लो बेटा। 10 20 30 38 48 54 56 66 80 86 88 98 और 14 98 और 14 मींस 112 और 3 115। तो सही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा? तो देखो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। आफू प्रिंसिपल का जो सीरीज थी वो आपको याद रखनी है और उसके बेस पे आप इजीली लिख सकते हो बेटा। अब देखो ये तो एक मेथड है, लेकिन इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि जो लास्ट के जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो पी सब शेल है और वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द पी सब शेल। पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं बेटा हमें? 3। वी आर हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन इन द पी सब शेल बेटा। इस तरीके से हो रहा है देखो। तो इसका मतलब क्या है यहां पे? ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in p subshell, due to half fill electronic configuration in p subshell, they have extra stability। इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। ठीक है ना? दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। आपको पता है कि हाफ फिल होने के कारण जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा हो जाती है, क्योंकि पी वाले जो सबशेल है क्या है वो हाफ फिल्ड है यहां पे। तो हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सबशेल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, दैट इज व्हाई दे आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू द प्रीवियस ग्रुप्स। ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 के कंपैरिजन में इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी बेटा। डन? क्लियर? नोट करो बेटा जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलो बेटा अब देखो, अब देखो इसमें कि क्या केस और आता है। इसमें हम बात करें तो हम कहेंगे बेटा देखो यहां पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा बाकी।
बड़े बोर्ड नहीं सूख रहा, इसलिए बार बार बस से घुमाना पड़ रहा है इस पे। चलो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करते हैं इसमें। अब ए के बाद वी विल हैव बी, ठीक है ना। अब बी डिस्कस करेंगे। यह फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। बेटा नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, whereas all are in solid state। सॉलिड स्टेट में मिलते हैं बेटा सारे के सारे, क्लियर है। अब देखो यहीं पे एक प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेते हैं बेटा साथ में। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दे आर नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स हैं, क्लियर है। आर्सेनिक एंड एंटीमनी they are metalloids, okay, and this bismuth is pure metal, it is metal बेटा, ये metal है। तो ये भी याद रखना कि इस ग्रुप में we have two non metals, two metalloids and one metal है बेटा, क्लियर है केस। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट के साथ साथ मैंने कैरेक्टर बता दिया कि इनका कैरेक्टर क्या होगा बेटा। देन अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, बी के बाद सी, दैट इज डेंसिटी। क्या बेटा हमारे पास डेंसिटी, क्लियर है। अब डेंसिटी की बात करें तो फिर से आपको एलिमेंट लिखने होंगे सारे के सारे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, क्लियर है बेटा केस। अब एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, डेंसिटी इंक्रीज्ड, डेंसिटी क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है, क्लियर है। अब देखो डेंसिटी जो इंक्रीज कर रही है, केवल पूछते हैं डेंसिटी इंक्रीज क्यों कर रही है डाउन द ग्रुप। तो हमारे पास दो चीजें हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, मास भी इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है। तो डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है ना। क्या कर रहा है बेटा, मास भी इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, तो डेंसिटी हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, जो मास है बेटा वो डोमिनेट कर जाता है ओवर वॉल्यूम, डोमिनेट्स ओवर वॉल्यूम, वो वॉल्यूम के ऊपर डोमिनेट कर जाता है बेटा, क्लियर। और मतलब क्या है डोमिनेट करने का, कि वॉल्यूम से ज्यादा मास बढ़ जाता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एंड दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि डेंसिटी जो होती है बेटा वो इंक्रीज करेगी एज वी मूव डाउन द ग्रुप। आपसे कोई भी पूछे कि डेंसिटी क्यों इंक्रीज कर रही है, तो आपको बताना है कि मास और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज करते हैं, बट जो मास होता है वो डोमिनेट करता है, ज्यादा इंक्रीज कर जाता है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। दैट इज व्हाई डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, बिकॉज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बेटा, ठीक है। तो ये कैसा आ गया बेटा। अब देखो इसमें नेक्स्ट की बात करें बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सी डी, मेल्टिंग पॉइंट। यू टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट की जब भी आप बात करोगे बेटा, तो हमेशा मेल्टिंग पॉइंट को दो चीजों से तोलते हैं बेटा। वो होता है सिमेट्री, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। चलो ये लिख लो, अगर किसी भी एटम का, एलिमेंट का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो डेफिनेटली इट विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, उसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा। सेकंड,
अगर वंडरवॉल फोर्स ज्यादा है, वंडरवॉल फोर्स, तब भी होगा बेटा। अगर साइज लार्ज है तब भी होगा, क्योंकि साइज लार्ज होगा तो वंडरवॉल फोर्स ज्यादा होगी, वंडरवॉल फोर्स ज्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा बेटा। क्लियर। अब देखो इन एलिमेंट की बात करते हैं हम लोग। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये 5 एलिमेंट है बेटा। अब एज वी मूव डाउन द ग्रुप, वैसे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है बेटा। क्लियर है केस। हम क्या करें, अगर आप नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक मूव करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, देन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज फ्रॉम आर्सेनिक टू एंटीमनी, आर्सेनिक से एंटीमनी तक मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, एंड देन फर्दर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम दिस एंटीमनी टू बिस्मथ, और एंटीमनी से बिस्मथ तक फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। तो ये देखो ट्रेंड क्यों है और कैसे आया है यहां पे। अगर हम बात करें यहां पे ट्रेंड की बेटा, तो पहले जो 3 एलिमेंट है, तो हम बोल रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, जनरली इंक्रीज करता है। यहां पे कुछ और केस शो हो रहा है, बताता हूं क्यों है। बिकॉज हमें चांसेस है यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल टू फॉर्म बॉन्ड। यहां पे 5 बॉन्ड बन सकते हैं बेटा। कोई भी एलिमेंट क्या कर सकता है, 5 बॉन्ड बना सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप क्या होगा बेटा, ये मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा आर्सेनिक तक। लेकिन आर्सेनिक के आने के बाद यहां पे +3 की ज्यादा चांसेस होते हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी कम ही हो जाएंगे ना बेटा। आप खुद सोचो कि अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो बॉन्ड कम हो जाएंगे, बॉन्ड कम हो जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हम कहते हैं आर्सेनिक से एंटीमनी तक आते आते 5 से 3 में आते हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया। लेकिन उसके बाद फिर से साइज इंक्रीज कर गया, तो साइज इंक्रीज करने के कारण मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया बेटा, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। तो ये बात याद रखनी है, ये रेगुलर ट्रेंड नहीं है। रेगुलर ट्रेंड ना होने की वजह से ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉरी, रेगुलर ट्रेंड ना होने की वजह से कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अब मैं इसका ट्रेंड लिखूं, इफ आई हैव टू राइट द ट्रेंड ऑफ दिस, तो मैं यहां पे कहूंगा बेटा कि जो आर्सेनिक है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। लेट मी चेक द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ दिस कंपाउंड, क्या होते हैं बेटा, फिर हम ट्रेंड लिख देते हैं इसका। ठीक है बेटा, देखो क्या होता है, आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा बेटा। देन वी हैव Sb, देन वी हैव बिस्मथ, देन वी हैव फास्फोरस एंड देन वी हैव नाइट्रोजन। तो वैसे तो ट्रेंड थोड़ा चेंज भी आता है बेटा, लेकिन आप इस ट्रेंड से लिख सकते हो। यहां पे बिस्मथ का बेटा एंटीमनी से थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया बेटा, कम हो गया, बिकॉज ऑफ द +3। इसका साइज बढ़ने के कारण बॉन्ड एंथैल्पी बेटा कम हो जाती है। तो यहां पे आप इंक्रीज की जगह डिक्रीज लिख सकते हो, ये डिक्रीज ही करता है। फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ क्या करेगा बेटा, वो डिक्रीज ही करेगा। क्लियर है केस। तो याद रखना आपको ये वाला केस कि मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड हम इस तरीके से शो करते हैं। अब देखो बेटा, साथ में ही मेल्टिंग पॉइंट के साथ एक और ट्रेंड आता है, दैट इज E, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा, वो डिपेंड करता है फोर्सेस के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन फोर्सेस। क्लियर है, क्योंकि फोर्सेस मतलब अब तो लिक्विड स्टेट में आ गया कोई कंपाउंड बेटा, अब लिक्विड से वो किस में आएगा, गैसीय स्टेट में जाएगा। तो गैसीय स्टेट में जाने के लिए लिक्विड स्टेट में जो भी इसके फोर्स प्रेजेंट है उसको ओवरकम करना पड़ेगा बेटा उसे। तो इस केस में क्या होता है बेटा, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, इसमें हम वैलेंसी की बात नहीं करते, हम जनरली बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। हम बात करते हैं जब इसकी बेटा,
तो हम ये कहते हैं एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जितना हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे बेटा उतना क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज्ड ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम तक मूव करते हुए बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, बिकॉज वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, वंडरवॉल फोर्स बढ़ती है बिकॉज साइज बढ़ता है बेटा, और जितना साइज बढ़ेगा उतनी वंडरवॉल फोर्स बढ़ जाएगी, उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। तो यहां पे कोई रैंडम अरेंजमेंट नहीं है, रेगुलर अरेंजमेंट है बेटा। रेगुलर मतलब सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा दैट विल बी बिस्मथ, फिर आपके पास एंटीमनी, देन यू हैव आर्सेनिक, एंड देन यू हैव फास्फोरस, एंड देन यू हैव नाइट्रोजन। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है। बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड में आपको कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको याद रखना है वंडरवॉल फोर्स बढ़ रही है बिकॉज साइज बढ़ रहा है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, और उसके साथ साथ ही क्या कर रहा है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जा रहा है। क्लियर है केस? तो ये ट्रेंड है बेटा दो और, ठीक है। तो ये आपके पास 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, इसको नोट करो, फिर हम आगे फिजिकल प्रॉपर्टी और डिस्कस करते हैं। चलो बेटा देखो, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ई के बाद F5 पढ़ ली हमने, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो बेटा, ई के बाद एफ प्रॉपर्टी है हमारे पास एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। बेटा क्या होता है, एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियाई डिस्कस करता हूं ना पहले, आयनिक बात नहीं करूंगा। क्लियर है? इफ यू टॉक अबाउट द एटॉमिक रेडियस, तो देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये कैसे दे रखे बेटा 5। अगर हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं यहां पे, तो हमारा एटॉमिक रेडियस दैट मस्ट इंक्रीज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मूव करते हो बेटा एटॉमिक रेडियस क्या होता है यहां पे, इंक्रीज करेगा। अब देखो ये जो इंक्रीज करेगा इसके पीछे लॉजिक है बेटा, रीजन क्या है इसका कि इंक्रीज क्यों करेगा ये, तो आप कहोगे कि जो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा बेटा यहां पे, इट इज ड्यू टू नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज्ड, बिकॉज डाउन द ग्रुप मूव करते हुए नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, और जितने नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगी उतना एटॉमिक रेडियस जो होगा बेटा वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है केस? देखो दोबारा बता रहा हूं, यहां पे 2 शेल है बेटा, यहां पे 3 है, यहां पे 2 शेल है, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6। तो जितनी शेल्स बढ़ रही हैं उतना एटॉमिक रेडियस क्या होगा बेटा, वो इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो इंक्रीज करेगा बेटा। क्लियर है केस? अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, नेक्स्ट पर डिस्कस करते हैं आयनिक रेडियस। नाउ विल टॉक अबाउट आयनिक रेडियस बेटा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, आयनिक रेडियस EFG, आयनिक रेडियस बेटा। क्लियर है?
अब हम आयनिक रेडियस की बात करें तो देखो यहां लिख दो बेटा मैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अब यहां पे जो आयनिक रेडियस का ट्रेंड है बेटा, आयनिक रेडियस के लिए वी नीड आयंस, तो ये N3, दिस 3 पॉजिटिव और ये 3 पॉजिटिव, ठीक है बेटा। अब क्या हो रहा है देखो यहां पे, अगर हम बात करते हैं बेटा इसकी, तो हम कहते हैं एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, नाइट्रोजन टू N3 नेगेटिव टू AS3 नेगेटिव, आयनिक रेडियस इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज कर रहा है, क्लियर है। अब नाइट्रोजन टू आर्सेनिक तो इंक्रीज कर रहा है बेटा, अब आर्सेनिक टू Sb, क्योंकि देखो यहां पे 3 नेगेटिव है और यहां पे 3 पॉजिटिव है, तो क्या होगा, आयनिक रेडियस डिक्रीज्ड, आयनिक रेडियस क्या करेगा बेटा यहां पे, दैट डिक्रीज्ड, एंड फर्दर फ्रॉम एंटीमनी टू बिस्मथ, Sb3 टू Bi3, आयनिक रेडियस डन क्या करेगा बेटा इस केस में, दैट अगेन इंक्रीज्ड, वो दोबारा से इंक्रीज करेगा बेटा, क्लियर है केस। देखो क्या है, ये ट्रेंड कुछ अजीब सा बेटा, अजीब सा इसलिए है क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ही डिफरेंट है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगी तो आपका आयनिक रेडियस भी डिफरेंट आएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या शो किया बेटा, N3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं तो आयनिक रेडियस भी बढ़ेगा। फिर आ गया 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, अब 3 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव सेम है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो इंक्रीज ही करेगा, लेकिन यार 3 नेगेटिव से 3 पॉजिटिव आओगे बेटा तो दैट विल डिक्रीज। तो याद रखना है कि अगर नेगेटिव से पॉजिटिव, कैटायन का जो साइज होता है वो हमेशा एनाइन से क्या होता है बेटा, छोटा रहता है, इसलिए यहां से यहां तक आते हुए मूव करते हुए आप क्या कहोगे कि आयनिक रेडियस जो है वो क्या करेगा, इस केस के अंदर डिक्रीज करता है बेटा। डन, क्लियर है केस बेटा। अब देखो नेक्स्ट EFGH, H की बात करें बेटा हम लोग, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि कितनी एनर्जी चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उस एटम के वैलेंस शेल से बेटा, क्लियर है। तो अब इस केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें हम लोग, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, अब इनकी बात कर रहे हैं। अब यहां से यहां तक मूव करते हुए अगर आप आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करोगे तो हम जनरली कहते हैं बेटा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज्ड ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम तक मूव करते करते ग्रुप्स में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज करती है। और उसका हम रीजन क्या देके आते हैं बेटा, उसका हम रीजन ये देके आते हैं बिकॉज साइज इंक्रीज्ड, साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। सेकेंड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करने के कारण जो वैलेंस शेल पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगता है बेटा वो कम हो जाता है, इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होती है बेटा, कम होती चली जाती है। ठीक है, क्लियर है केस। आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होती है बेटा, कम होती चली जाती है इसके कंपैरिजन में। अब देखो बेटा इसमें ही हम यहां पे भी एक केस डिस्कस करते हैं कि नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक आते आते जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज तो करती है लेकिन डिक्रीज बहुत कम करती है, ज्यादा डिक्रीज नहीं करती। तो अगर आपसे कोई पूछे वाई, ऐसा केस क्यों आता है कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस से आर्सेनिक तक आते आते आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है लेकिन डिक्रीज का जो गैप है वो बहुत कम है, इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट,
पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सबशेल, यहां पे तो डी सबशेल ही है बेटा, इसलिए उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज तो करेगी, लेकिन इतनी डिक्रीज नहीं करती, का ज्यादा कम नहीं होती, कम तो हो जाती है लेकिन ज्यादा कम नहीं होती है। तो इसलिए याद रखना कि अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो हो सकता है थोड़ा सा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाए, बिकॉज डी और एफ सबशेल जो होती है बेटा, उनकी जो शेप रहती है ना वो डिफ्यूज शेप रहती है इस तरीके से। तो न्यूक्लियर चार्ज जो बीच में प्रेजेंट है इसके, देखो सेंटर में प्रेजेंट होगा, उसका जो चार्ज होगा, उसका जो इन्फ्लुएंस होगा, दैट विल गो आउट, वो बाहर जाएगा बेटा, और बाहर जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फर्मली और स्ट्रांगली होल्ड कर लेगा। इस वजह से क्या होता है बेटा कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज तो करती है, लेकिन डिक्रीज थोड़ा सा कम हो जाता है बस, अदरवाइज ट्रेंड सेम रहता है। अब देखो इसके अलावा बात की जाए बेटा कि अगर आप पहली, दूसरी, तीसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करोगे तो याद रखना कि पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी बेटा, कम होगी एज कंपेयर टू सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। I1, I2 एंड I3 ये रहता है बेटा कि जो तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए, दैट विल बी लार्जर देन द एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन एंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर है केस? तो ये आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड है बेटा। क्लियर? अब जो इसके बाद की फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेटा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।